साथियों नमस्कार, प्रेम से बोलिए जय माँ सरस्वती। तो आइए शुरू करते हैं म्यूजिक का एक प्रैक्टिस सेट। आने वाले सभी परीक्षाएं जैसे बीपीएससी TRE 4, एस्टेट, सीटेट, नेट, JRF ऐसे सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, तराना तराना किस लय में गाया जाता है? तराना, देखिए क्वेश्चन पूछता है कि कौन से गायन शैली में निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है? तो तराना, ठीक है जी। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि तराना किस लय में गाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा द्रुत लय। क्या जी? द्रुत लय। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है, अगला सवाल इसमें पूछ रहे हैं कि सितार कौन सा वाद्य यंत्र है? बताइए, सितार किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो आपको देखिए, तत् वाद्य यंत्र है। तत् मतलब तार से बना होता है। सितार में 7 तार होता है, आप जानते हैं। और सुशीर वाद्य यंत्र जो होता है यह हवा से बजता है, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे सितार कौन सा वाद्य यंत्र है? तो तत् मार लीजिएगा, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, चैती का संबंध किससे है? चैती का संबंध बताइए क्या है? चैती तो एक तरह का गायन है, ठीक है जी। क्या है जी? गायन है, गायन शैली है चैती। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा गया है, अला रखा खां किस घराने से संबंधित है? अला रखा खां किस घराने से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब घराना। और ये विश्व प्रसिद्ध जाकिर हुसैन साहब जी के पिताजी हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम बताइए। तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? तो किनार का बाज, ठीक है जी। किनार का बाज इसको कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा गया है कि बिलावल थाट से किस राग की रचना हुई है? बिलावल थाट ऐसा थाट है जिसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, ठीक है जी। तो इसमें देखिए आपको बिहाग राग का उत्पत्ति जो है बिलावल थाट से हुआ है। और भैरव थाट देखिए, भैरव राग जो है भैरव थाट से उत्पन्न होता है जिसमें ऋषभ और धैवत कोमल लगता है, ठीक है जी। और मारवा थाट में ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र लगता है, ठीक है। तो आपका बिलावल थाट का पूछ रहा है, तो बिहाग राग देखिए, बिहाग राग जो है बिलावल थाट से उत्पन्न है। और इसमें जो है गंधार गंधार देखिए वादी और संवादी होता है निषाद, ठीक है जी। बिहाग राग में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि लयकारी का प्रयोग गायन की किस विद्या में सबसे अधिक होती है? लयकारी का प्रयोग सबसे ज़्यादा गायन की किस विद्या में होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ध्रुपद, ठीक है जी, ध्रुपद। अगला सवाल देख लीजिए, एक मात्रा में चतुर्मात्रिक बोल के उच्चारण करने का या बजाने को कौन सी लय कहते हैं? एक मात्रा में 4 मात्रा बजाना मतलब चौगुन हो गया। क्या है जी? चौगुन। और एक मात्रा में 3 बजाइएगा उसको तिगुन, और दुगुन एक मात्रा में 2 को बजाना, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, नद नद धातु से कौन सा शब्द बना है? नद धातु से कौन सा शब्द बना है? तो यह नाद, ठीक है जी, नाद। आहत नाद और अनाहत नाद होता है, जानते हैं आप। श्रुति 22 होती है, ठीक है जी। स्वर 12 होते हैं जिसमें 7 शुद्ध और 5 विकृत, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, संगीत में काल की अवधि को क्या कहते हैं? काल की अवधि को क्या कहते हैं? तो ताल कहते हैं। संगीत में काल की अवधि को क्या कहते हैं? तो ताल। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए अगला सवाल इसमें पूछ रहे हैं कि संगीत के इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण युग, गोल्डन एरा कहलाता है इन एरिया ऑफ म्यूजिक? म्यूजिक के क्षेत्र में जो है इतिहास में कौन सा युग जो है स्वर्ण युग के रूप में जानते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल, ठीक है जी। एंशियंट हिस्ट्री जो है, आपको एंशियंट एरा जो है संगीत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जानते हैं। देखिए, राग के स्वरों का विस्तार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? राग में स्वरों के विस्तार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अलाप। क्या कहते हैं जी? अलाप। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देख लीजिए, पंचम ऋषभ किस राग का वादी संवादी है? तो पंचम और ऋषभ किसका वादी और संवादी है इस रागों में से? तो सही उत्तर हो जाएगा मधुवती। राग मधुवंती का वादी स्वर पंचम और संवादी स्वर ऋषभ है, ठीक है जी। राग मधुवंती।
राग मधुवंती आप देख लीजिए, राग मधुवंती की बात करें तो राग मधुवंती मधुवंती राग जो है तोड़ी थाट से उत्पन्न होता है। क्या जी? तोड़ी थाट से उत्पन्न होता है। और तोड़ी थाट में आप जानते हैं ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, मध्यम तीव्र और धैवत कोमल लगता है। ठीक है जी, तोड़ी थाट में। तो राग मधुवंती जो है तोड़ी थाट से उत्पन्न है और इसका वादी स्वर आपका पंचम है और संवादी स्वर ऋषभ है। और देखिए इसकी जाति होती है आडो संपूर्ण, मतलब आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर होते हैं। अर्थात आरोह में आप ऋषभ और धैवत को छोड़ देते हैं। आरोह में ऋषभ और धैवत को छोड़िएगा तो आरोह की जाति आडव हो जाएगी और संपूर्ण जाति के अवरोह मतलब 7 स्वर अवरोह में लगते हैं। तो राग मधुवंती में देखिए पंचम पंचम वादी होता है और संवादी ऋषभ नहीं बल्कि षडज होता है। ऋषभ नहीं होगा, षडज यहाँ पे होगा। ठीक है जी, गलत प्रिंट हुआ है। मधुवंती में पंचम वादी और संवादी षडज होता है और दिन के चौथे पहर में इसको गाते हैं। दिन के चौथे पहर में राग मधुवंती को गाया जाता है। तोड़ी थाट से उत्पन्न है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, किस राजा ने अनेक ध्रुपदों की रचना की? किस राजा ने अनेक ध्रुपदों की रचना की है? तो सही उत्तर हो जाएगा मानसिंह तोमर। ठीक है जी, मानसिंह तोमर ने अनेक ध्रुपदों की रचना की। ध्रुपद को मर्दाना गीत भी कहते हैं। ठीक है जी, इसके गायक को कलावंत कहते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि गीत, वाद्य और नृत्य, गीत वाद्य और नृत्य इस त्रयी में कौन इस युग में अग्रसर रहा है? इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा अग्रसर रहा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? गीत। ठीक है जी, गीत। अगला सवाल देख लीजिए। भारतीय विद्वानों ने किसको हृदयगत भावों के उद्घाटन का सबल साधन माना है? देखिए भारतीय विद्वानों ने किसको हृदयगत भाव के उद्घाटन का सबल साधन माना है? तो सही उत्तर हो जाएगा संगीत को। ठीक है जी, संगीत। अगला सवाल देख लीजिए। ब्रह्मा के मुख से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? ब्रह्मा के मुख से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा वेद। वेद, और वेद कितने होते हैं आपको बताना है, और किस वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है आपको बताना है। ठीक है जी। रामायण की रचना किसने किया आपको बताना है। अगला सवाल देखिए, भाव, राग और ताल, क्या लिखा गया है जी? भाव, राग और ताल, इन तीनों को एक साथ किसमें दिखाया जा सकता है? तो गीत में दिखाया जा सकता है। गीत गाते समय आप भाव, राग और ताल तीनों को दिखा सकते हैं। ठीक है जी। देखिए संगीत द्वारा हम किसी रोगी का उपचार करने में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। तो किस तरह के रोग के उपचार में हम संगीत के द्वारा उपचार करने में सफलता पाते हैं? तो शारीरिक रोग। ठीक है जी, शारीरिक रोग। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में लिखा गया है संगीत निबंधावली, संगीत निबंधावली किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण पाठक। क्या होगा जी? किरण पाठक। किरण पाठक इसके सही उत्तर होंगे। तो किरण पाठक इसमें दिया नहीं गया है, तो आप क्या करिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये मार दीजिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा किरण पाठक। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में लिखा गया है कायदा किस वाद्य पर बजाया जाता है? कायदा जो है किस वाद्य पर बजाते हैं? तो तबला पर। ठीक है जी, तबला पर कायदा बजाते हैं। पंडित निखिल बनर्जी किससे संबंधित है? तो आपको पता है पंडित निखिल बनर्जी क्या बजाते हैं जी? तो पंडित निखिल बनर्जी, आपको सही उत्तर क्या होगा जी बताइए। पंडित निखिल बनर्जी क्या बजाते हैं आपको बताना है। पंडित निखिल बनर्जी सितार वादक। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए। तो सितार एक तत्व वाद्य यंत्र है, शहनाई सुशिर है, तबला अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देख लीजिए। 23 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि 23 नंबर सवाल में लिख रहे हैं कि ध म रे प प ध म रे सारे ध सा, यह स्वर समूह किस राग का है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर हो जाएगा राग दुर्गा। राग दुर्गा। ठीक है जी। राग दुर्गा की बात करें तो यह बिलावल थाट से उत्पन्न होता है। ठीक है जी। किस थाट से? तो बिलावल थाट आप जानते हैं सभी शुद्ध स्वर लगता है बिलावल थाट में।
और राग दुर्गा जो है इसकी जाति आडो आडो है। मतलब आडो आडो इसकी जाति है, तो इसमें गंधार और निषाद को छोड़ दिया जाता है। गंधार और निषाद को प्रयोग नहीं करते हैं इसमें, तो इसकी जाति आडो आडो हो जाती है। इसका वादी स्वर है धैवत और संवादी स्वर है ऋषभ। ठीक है जी। और इसको जो है इसको रात्रि के दूसरे पहर में गाते हैं। रात्रि के दूसरे पहर में राग दुर्गा को गाया जाता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है, सा म प ध प म रे सा स्वर समूह किस राग का बोध करते हैं? किस राग को दर्शा रहे हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा राग केदार। राग केदार की बात करें तो केदार जो है कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। केदार जो है कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। कल्याण थाट से उत्पन्न है और इसका वादी स्वर मध्यम होता है और संवादी स्वर षडज होता है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे कल्याण थाट की बात करें तो कल्याण थाट में मध्यम तीव्र लगता है, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है जी। तो अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें है, स्वरों की कौन सी जोड़ी राग मारवा से संबंध रखती है? राग मारवा, मारवा राग जो है मारवा थाट से उत्पन्न है, जिसमें ऋषभ कोमल लगता है और मध्यम तीव्र। ठीक है जी। देखिए स्वरों की कौन सी जोड़ी राग मारवा से संबंध रखती है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर क्या होगा जी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपको आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। यहाँ पे ये सी होना चाहिए। ये आपका होगा ऋषभ और मध्यम। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। बीरू मिश्र, बीरू मिश्र किससे संबंधित हैं? बीरू मिश्र किससे संबंधित है? तो तबला वादक हैं। ठीक है जी। बीरू मिश्र तबला वादक हैं। अगला सवाल देख लीजिए। ताल की पहली मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ताल की पहली मात्रा को सम कहा जाता है। ठीक है जी। जिसको क्रॉस से भातखंडे जी की पद्धति में दर्शाया जाता है। देखिए कई तालों के संयोग से बने तालों को क्या कहते हैं? कई तालों के मिश्रण को संकीर्ण ताल कहते हैं। ठीक है जी। संकीर्ण ताल। अगला सवाल देख लीजिए। नगमा किसे कहते हैं? तो नगमा जो है लहरा का पर्यायवाची शब्द है, मतलब लहरा को ही नगमा कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। दो भिन्न तालों के मिश्रण से निर्मित ताल को क्या कहते हैं? दो भिन्न तालों के मिश्रण से निर्मित ताल को क्या कहते हैं? तो सालग ताल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सालग ताल। अगला सवाल देख लीजिए। संगीत की दृष्टि से जिस मात्रा या स्थान पर बोल बजाकर या ताल लगाकर प्रहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जी आघात। क्या कहते हैं जी? आघात। संगीत की दृष्टि से जिस मात्रा या स्थान पर बोल बजाकर या ताल लगाकर प्रहार किया जाता है उसे आघात कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। समय की समान गति को क्या कहते हैं? समय की समान गति को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा जी, समय की समान गति को लय कहते हैं। समय की समान गति को क्या कहते हैं? तो लय कहते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद का संबंध किससे है? तो संगीत से है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। अभिनव ताल मंजरी, अभिनव ताल मंजरी किसने लिखा? अभिनव ताल मंजरी के रचयिता कौन है, आप बताइए। अभिनव ताल मंजरी के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा अप्पा तुलसी काशीनाथ। अप्पा तुलसी काशीनाथ। ठीक है जी। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। त्रिताल के जादूगर के नाम बताइए। त्रिताल के जादूगर के नाम से किनको जाना जाता है? तो अनोखे लाल मिश्र को। ठीक है जी। इनको नादिन धीना के भी जादूगर कहा जाता है। ठीक है जी। दिल्ली बाज में प्रायः कितनी अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है? तो 2 अंगुलियों का। दिल्ली बाज में 2 अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। कुतुब, कुतुब नामक वाद्य वृंद किस काल से संबंधित है? कुतुब नामक वाद्य वृंद किस काल से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा जी, सही उत्तर हो जाएगा भरत काल में। अगला सवाल देखिए। ताल की कितनी जातियां बताई गई हैं? ताल की कितनी जातियां बताई गई हैं? तो 5। ताल की 5 जातियां होती हैं। अगला सवाल देख लीजिए।
आड़ी लय किसे कहते हैं? आड़ी लय किसे कहते हैं जी? आड़ी लय हम आपसे बताऊं कि डोड़ी ड्योढ़ी मतलब डेढ़ी लय को आड़ी लय कहते हैं। डेढ़ी लय को मतलब 3/2, 3 मात्रा को 2 में बोलना आड़ी लयकारी कहलाती है। और सवाई सवाई लयकारी मतलब 5 मात्रा को 4 में बोलना, ये कुआड़ लयकारी कहलाती है। और पौने 2 गुण को बियाड़ लयकारी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, ताल गति के लिए कितने ग्रह माने गए हैं? ताल गति के लिए कितने ग्रह माने गए हैं? तो 2 ग्रह। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, रेला किस लय से रेला रेला किस लय में बजाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जी रेला किस लय में बजाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चौगुन आठगुन लय में बजाई जाती है। तो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है जी, इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, तबले की पुड़ी में चमड़े की, हम आपको बता दें यहाँ पे रेला किस लय में बजाई जाती है? तो द्रुत लय भी आंसर होगा इसका। द्रुत लय, द्रुत लय तो 2 गुण 4 गुण 8 गुण ये सबको द्रुत लय ही कहते हैं। तो आंसर ए हो सकता है। ठीक है जी, आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा। अगला सवाल देख लीजिए, इसमें लिखा है तबले की पुड़ी में चमड़े की कितनी परतें पाई जाती हैं? तो तबले की पुड़ी में 3 परत चमड़ा होता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल देखिए, तबले में कुल कितने वर्ण पाए गए हैं? तबले में कुल कितने वर्ण पाए गए हैं? तो 10। जो दायां तबला होता है उसमें 6 वर्ण होते हैं, और बायां तबला में 2 वर्ण, और 2 जो होता है संयुक्त वर्ण होते हैं, तो टोटल 10 वर्ण हो जाता है। ठीक है जी। दीपचंडी ताल निम्न विद्याओं में किसके साथ बजाई जाती है? तो ठुमरी के साथ दीपचंडी ताल बजाया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, 5-2-3-4, 5-2-3-4 मतलब 14 मात्रा का ताल इसमें से कौन है? तो धमार ताल। ठीक है जी, धमार ताल। धमार ताल की बात करें तो धमार ताल देखिए, कधिट धिट धा आ गतिट तिट ता आ, और इसमें जो है 4 विभाग होता है। पहले विभाग में 5 मात्रा, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4 मात्रा होता है। 4 विभाग है टोटल। तो ये विषमपदी ताल है। ठीक है जी। और धमार ताल जो है धमार गायकी में बजाया जाता है, ब्रज की होली। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, खेमटा ताल, खेमटा ताल के समान मात्राओं वाली ताल इसमें से कौन सी है? ताल कौन सी है बताइए? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका एक ताल, क्योंकि खेमटा ताल में आपको 12 मात्राएं होती हैं। और खेमटा ताल देखिए, खेमटा ताल की बात करें तो खेमटा ताल में 12 मात्राएं 4 विभाग होती हैं। और इसका बोल है धेटे धिन ना तीन ना, तेटे तीन ना तीन ना। ठीक है जी। और इसमें जो है 3 ताली होता है और आपका 1 खाली होता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? तो शिखर ताल में सबसे पहले आप देखिए कि 17 मात्राएं होती हैं। और शिखर ताल में 17 मात्राएं होती हैं, 17 मात्राएं, और इसमें जो है 5 विभाग होता है। 5 विभाग होता है शिखर ताल में, तो 5 विभाग आंसर हो गया। शिखर ताल में 5 विभाग हो गया। और इसके बोल हैं धा त्रक धिन नक, थुंगा धिन नक, धुंग कीट तक धे धा, तेटकत गदिगन। ये आपका जो है शिखर ताल के बोल हो गए। ठीक है। देखिए अगला सवाल इसमें पूछ रहा है, अगला सवाल पूछा गया है कि समान मात्रा व समान विभाग वाला ताल इसमें कौन है? समान मात्रा व समान विभाग वाला ताल इसमें कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका रुद्र ताल। 48 का क्या हो जाएगा जी? रुद्र ताल। आंसर क्या हो गया 48 का? 48 का बी हो गया। रुद्र ताल में 11 मात्राएं और 11 विभाग। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, कर्नाटक ताल पद्धति में नहीं होता है। कर्नाटक ताल पद्धति में 7 तालें होती हैं, लेकिन इसमें विभाग नहीं होता है। ठीक है जी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल, आईटीसी रिसर्च एकेडमी कहाँ स्थित है? आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है जी, कोलकाता में। अगला सवाल देखिए, सितार में किस नंबर के तार को चिंकारी का तार कहते हैं? तो चिंकारी का तार जो है 6 नंबर तार को, 6 नंबर तार को चिंकारी का तार कहते हैं, और यह लोहा से बना होता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल, अनूप विलास संगीत ग्रंथ, अनूप विलास संगीत ग्रंथ
अनूप विलास संगीत ग्रंथ कब लिखा गया? तो 1674 से 1709 के बीच में लिखा गया है। अनूप विलास संगीत, अनूप विलास संगीत, और इसके लेखक हैं भाव भट्ट। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, कौन ग्वालियर घराने से संबंधित नहीं है? तो देखिए अनंत मोहन जोशी भी हैं, ओमकार नाथ ठाकुर भी हैं, तो एक से अधिक मार दीजिएगा इसमें, एक से अधिक। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, बलराम पाठक किस वाद्य से जुड़े हुए हैं? बलराम पाठक, बलराम पाठक क्या बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं, सितार बजाते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है चल थाट, चल थाट के सितार में पर्दों की संख्या कितनी होती है? चल थाट के सितार में पर्दों की संख्या 16 से 19 होती है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, सितार वादन का सही क्रम बताइए। तो सितार वादन का सही क्रम बताइए। तो सितार में देखिए झाला सबसे अंत में बजाया जाता है, झाला सबसे अंत में बजाया जाता है। देखिए झाला, झाला यहाँ पे देखिए, यही पहचान है कि झाला यदि लास्ट में लिखा होता तो वही आंसर होगा। ठीक है जी। तो इसमें कोई नहीं होगा, आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अधिकांश सितार में तरब के तार की संख्या कितनी होती है? अधिकांश सितार में, अधिकांश सितार में तरब के तार की संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 12। तरब के तार क्यों लगाए जाते हैं? कि उसमें गूंज बनी रहे, गूंजन के लिए। ठीक है जी, रेजोनेंस क्रिया के लिए। परमेल परिवेशक राग कौन है? तो राग जय जयवंती। परमेल परिवेशक मतलब दिन रात के बाउंड्री पर स्थित राग को परमेल परिवेशक कहते हैं। गमक के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो गमक के 15 प्रकार बताए गए हैं, आप जानते हैं। राग मियाँ मल्हार का थाट बताइए। तो काफी थाट होता है, और काफी थाट में गंधार और निषाद कोमल लगता है। ठीक है जी, बाकी शुद्ध। देखिए अगला सवाल देखिए, मियाँ का सांप, और इसमें जो है षडज इसका वादी होता है, पंचम इसका संवादी होता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, संपूर्ण जाति में कितने स्वर होते हैं? संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर? तो 7 स्वर। 6 रहेंगे तो उसको साडो बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी? साडो। और 5 रहेंगे उसको आडो बोलते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल देखिए, राग जोग कौंस में प्रमुख स्वर वादी संवादी कौन सा है? राग जोग कौंस में मध्यम वादी होता है और षडज संवादी होता है। राग जोग कौंस की बात करें, राग जोग कौंस की बात करें तो इसकी जाति साडो साडो है। मतलब इसमें ऋषभ को वर्जित किया जाता है, आरोह अवरोह में ऋषभ को वर्जित करते हैं। और राग जोग कौंस की बात करें तो यह भैरवी थाट से उत्पन्न है, भैरवी थाट से। तो भैरवी थाट में चारों कोमल स्वर लगते हैं, मतलब ऋषभ, गंधार, निषाद, धैवत, ये चारों कोमल स्वर भैरवी थाट में लगते हैं। और हम बात करें इसकी तो रात्रि के तीसरे पहर में गाते हैं, मध्यम इसका वादी, संवादी इसका षडज होता है। ठीक है, राग जोग कौंस में। अगला सवाल देखिए, किन्नर, किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1962 में की गई, पंडित रविशंकर जी के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, गत के कितने प्रकार बताए गए हैं? गत के कितने प्रकार होते हैं? तो गत के देखिए 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, राजा खानी गत, मसीद खानी गत, फिरोज खानी गत, और एक गत कौन सा है आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, ऋषभ, ऋषभ स्वर किस पशु पक्षी के आवाज से उत्पन्न हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा पपीहा, पपीहा। हम बात करें तो भरत जी जो है, भरत जी के द्वारा आपको जो है षडज को देखिए यहाँ पे नारदी शिक्षा में देखिए ऐसे बताया गया है कि षडज जो है, षडज की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो षडज की उत्पत्ति मयूर से मानी गई है, मयूर से। और ऋषभ की उत्पत्ति किससे मानी गई है? ऋषभ की उत्पत्ति आपको चातक की आवाज से मानी गई है। और गंधार की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो गंधार की बकरा की आवाज से मानी गई है, बकरा। और मध्यम, मध्यम की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो मध्यम कौवा की आवाज से मानी गई है, कौवा की आवाज से। पंचम, पंचम की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो पंचम कोयल की आवाज से मानी गई है, कोयल, कोयल। ठीक है जी। और धैवत की उत्पत्ति, धैवत की उत्पत्ति आपका मेढक, मेढक की आवाज से, मेढक की आवाज से। और निषाद, निषाद मतलब हाथी की आवाज से माना गया। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा इतना। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अगला सवाल पूछ रहे हैं, सितार में आलाप के कितने अंग होते हैं? तो सितार में आलाप के कितने अंग? तो 4 अंग।
ठीक है जी। सितार में अलाप के 4 अंग होते हैं। देखिए अगला सवाल, सितारबाद के आविष्कारक कौन थे? सितारबाद के आविष्कारक अमीर खुसरो। ठीक है जी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अगला सवाल देख लीजिए, आकर्ष, आकर्ष क्रिया से क्या तात्पर्य है? आकर्ष क्रिया का मतलब क्या हुआ? तो आकर्ष क्रिया का मतलब हुआ बाज के तार पर बाहर से अंदर की ओर प्रहार करना, मतलब आकर्ष हुआ। और अपकर्ष जो होगा, अपकर्ष जो होगा आपका बाज के तार से अंदर से बाहर की ओर। तो आंसर यहाँ बी हो जाएगा, आकर्ष के लिए। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, किस ग्रंथ के 5वें अध्याय में ताल संबंधी विवरण मिलता है? किस ग्रंथ के 5वें अध्याय में ताल संबंधी? तो संगीत रत्नाकर। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, स्वल्प आलाप, स्वल्प आलाप गायन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? स्वल्प आलाप गायन, स्वल्प आलाप गायन पुस्तक किसने लिखा? तो सही उत्तर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इसमें पूछा गया, देखिए अगला सवाल इसमें लिख रहे हैं, संगीत में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? तो संगीत में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए जी? देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा जी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 40 से 4000। ठीक है जी। नाद के सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रकार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संगीत रत्नाकर में। ठीक है जी, संगीत रत्नाकर में प्रस्तुत किया गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। अगला सवाल देख लीजिए, गंधार ग्राम का श्रुति, गंधार ग्राम का श्रुत्यांतर क्रम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा जी 4-3, 4-3, 3-3, 4-3-2। ठीक है जी। और वहीं षडज ग्राम का पूछा जाए तो षडज ग्राम का क्या होता है जी? 4-3-2, 4-3-2, 4-4-3-2। ठीक है जी, ये षडज ग्राम का हो गया। और वहीं मध्यम ग्राम का आपसे पूछा जाए तो मध्यम ग्राम का क्या होगा जी? 4-3-2, 4-3-2, 4-3-2, उसके बाद 4-3-4-2। ठीक है जी, तो ये मध्यम ग्राम का हो गया और ये गंधार या निषाद ग्राम का हो गया। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लीजिए अगला सवाल, चारों ही वर्णों में अत्यंत रंजकता पूर्ण वेद गान, चारों ही वर्णों में अत्यंत रंजकता पूर्ण वेगवान स्वरों में उत्पन्न होने वाली गीत शैली क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा बेसरा। अगला सवाल देखिए, तंतुवाद के अंतर्गत इसमें से कौन आ रहा है? तंतुवाद यंत्र, तो तार से बना हुआ है सितार तंतुवाद यंत्र में। सॉरी, सितार तो हो गया तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र। तंतुवाद्य यंत्र में आपका आएगा शहनाई और बांसुरी, तो उपरोक्त में से अधिक डी हो जाएगा। तंतुवाद्य यंत्र मतलब जो जो मतलब एक खोखले पार्ट टाइप का होता है, उसको तंतु भी बोला जाता है। ठीक है, ये तंतु। तत्वाद्य यंत्र में सितार आता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल 76 नंबर सवाल, मस्जिद खानी गत के बोल किस लय में बजाते हैं? तो मस्जिद खानी जो है वो विलंबित लय में बजाते हैं और फिरोज खानी जो है द्रुत लय में बजाते हैं, द्रुत लय में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, मस्जिद खानी गत के आविष्कार मस्जिद खाते, मस्जिद खानी गत के आविष्कारक मस्जिद खाते। अगला सवाल देख लीजिए, प्राचीन काल में तराना को क्या कहते थे? प्राचीन काल में तराना को क्या कहते हैं? तो स्तोभ, स्तोभ। तिलाना जो है दक्षिण भारत में कहा जाता है, कर्नाटक संगीत में। तो स्तोभ, स्तोभ गान कहते थे प्राचीन काल में तराना को। राग मारू बिहाग की प्रकृति क्या है? तो राग मारू बिहाग की प्रकृति मधुर और शांत है। ठीक है जी, मधुर और शांत। अगला सवाल देख लीजिए, तानपुरे के तार की लंबाई प्रायः कितनी मानी गई है? तो 150 सेंटीमीटर, लगभग 1.5 मीटर। ठीक है जी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। अड्डा 24/7 का यह बुक बहुत अच्छा है, कहीं कहीं आंसर में मिस प्रिंट हुआ है, तो इस वीडियो में हम आपके लिए मेहनत करके जो है उसको करेक्शन करके वीडियो बनाए हैं। तो आप विश्वास के साथ वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मुझे मोटिवेट करिए कि हम आपके लिए ऐसे ही प्रयास करते रहें। इस चैनल पर आपको जो है बिहार स्पेशल, मैथ, रीजनिंग सभी जो है विषय पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप इसको देखिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी जरूर लगेगा।